स्लाइड शो हो रही है आपको? जी। हमने जो इनिशियली पढ़ा था वो कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स को हमने स्टेट स्पेस में, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम को और मैकेनिकल सिस्टम को स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट किया था। अब नेक्स्ट है कि हम किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को किस तरह स्टेट स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने कन्वर्ट किया था इनिशियली स्टेट स्पेस में, लेकिन अगर वो ट्रांसफॉर्म डोमेन में हो और फिर उसको, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डोमेन से जो ट्रांसफर फंक्शन है ट्रांसफॉर्म डोमेन में होता है, ठीक है। तो उससे पहले हम डिफाइन करेंगे फेज वेरिएबल फॉर्म। फेज वेरिएबल फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जिसमें जो सब्सिक्वेंट वेरिएबल होगा, यानी आपने अभी पहला वेरिएबल डिफाइन किया, जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा वो पहले का डेरिवेटिव होगा। इसकी एग्जांपल कल हमने लेट्स सपोज किया था, मैं इसकी एक एग्जांपल क्विकली बताता हूँ। नोट पैड पे ये सारी बातें करता हूँ कि यहाँ पे जस्ट ब्रीफली लिखा हुआ है। सॉरी, नोट पैड की फाइल में क्रिएट नहीं किया गया। नोट पैड की फाइल आपको शो हो रही है? जी। अच्छा, जो फेज वेरिएबल फॉर्म है वो आप उसको इस तरह एग्जाम्प्लीफाई कर सकते हैं कि जो मैं पहले लेक्चर में एग्जाम्पल करवाई थी वो बेसिकली फेज वेरिएबल फॉर्म में ही थी, लेकिन चले मैं उसको ही यूज़ करता हूँ और इस पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, 9c ट्रिपल डेरिवेटिव प्लस, चलिए मैं उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता हूँ इस तरह में, डी क्यूब सी और डी टी क्यूब प्लस 24 डी स्क्वायर्ड सी और डी टी स्क्वायर्ड प्लस 9c 9d और डी टी प्लस 10c इज इक्वल टू आर। ये मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाई है जो आपकी तरफ से। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें आपने स्टेट वेरिएबल डिफाइन करने, थर्ड ऑर्डर है तो दैट मीन्स कि 3 स्टेट वेरिएबल होंगे, 3 स्टेट वेरिएबल होंगे इसके अंदर और 3 स्टेट इक्वेशंस होंगी। ठीक है, तो लेट के c इज इक्वल टू x1, या इस तरह लिख लें x1 इज इक्वल टू c और x2 इज इक्वल टू x1 डेरिवेटिव। अब देखें कि सब्सिक्वेंट वेरिएबल x2 स्टेट वेरिएबल, यानी सब्सिक्वेंट स्टेट वेरिएबल यानी x2 सब्सिक्वेंट है, इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट स्टेट वेरिएबल। सही है ना?
इसी तरह मैं अगर x3 डिफाइन करूं, x3 इज डेरिवेटिव ऑफ x2। ठीक है, यस सर। कुछ समझ आ रही है इस बात की क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। बाकी किसी को समझ आई हो? 16 और 0 जी जी बोले। नहीं सर, क्लियर हो गया। रोल नंबर 16 और 02, आप लेट क्यों आए हैं? सर जी मैं सिर्फ 4 मिनट लेट आया था, वो भी इस वजह से क्योंकि लैपटॉप लेट स्टार्ट हुआ, इस वजह से मैंने लेट ज्वाइन किया है। सिर्फ 4 मिनट लेट था। अच्छा, बहुत मेहरबानी। और 16 रोल नंबर? सिक्सटीन रोल नंबर है कौन? ICR भी नहीं है? सर ये वही है जिसके पास मोबाइल नहीं है और लैपटॉप पे क्लासेस लेते हैं। व्हाट्सएप का इशू है ऐसे। मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप पे क्लास लेना सही नहीं है ये? नहीं सर, एक दो बार पहले भी उसने आपको बताया यही वजह। सर मुझे क्या इशू मतलब? आता है क्या मतलब? यही कि सर वो कहता है मुझे इन्फॉर्म नहीं होता, मोबाइल उसके पास है दूसरा सादा नोकिया का, अच्छा, तो लैपटॉप स्टार्ट करते वगैरह वगैरह वो कहता है इस वजह से मसला हो जाता है। नहीं, क्लास नजर मजीद आनी आप शुरू नहीं, मेरी बात सुने। ये तो एक्सक्यूज उस वक्त जेन्युइन है कि क्लास स्टार्ट ना हुई हो, लैपटॉप पे बैठ के उसको स्टार्ट कर ले टीम्स को, तो ये तो नजर आना शुरू हो जाता है क्लास शुरू हो गई है। और पता भी है मैं मजीद कितनी दफ़ा आधा सेमेस्टर गुजर गया कहते कहते कि अब वो छोड़ के चला गया, एग्जिट कर गया। सुन सारी बातें आप, रहा मेरी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो मजीद ज्वाइन करता है, आप उससे पूछें। जो CR आज हमजा की तरह है, आप सबकी इन्फॉर्म क्या इन्फॉर्मर है? चलें छोड़ेंगे। हाँ जी बोले। मेरे ख्याल में चलो उस बात को छोड़े, मैं वापस आ रहा हूँ। और ये कह रहा था कि जो पहला स्टेट वेरिएबल ये था x1, दूसरा स्टेट वेरिएबल x2 है। x2 वेरिएबल डिफाइन हुआ है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट स्टेट वेरिएबल पे, और इसी तरह जो x3 स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया गया है वो बेसिकली x2 वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ हुआ है, x2 स्टेट वेरिएबल के डेरिवेटिव के साथ। तो अगर आपकी इस तरह की फॉर्म में हो तो उसको हम कहते हैं फेज वेरिएबल फॉर्म। ठीक है, अगर लेट्स सपोज स्टेट वेरिएबल थे आई और वी, जस्ट अस्यूम कर रहा हूँ, तो आई इज इक्वल टू x1 और x2 इज इक्वल टू वी, तो ये फेज वेरिएबल की फॉर्म में नहीं है, ये फेज वेरिएबल नहीं है, उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन है स्टेट वेरिएबल। ठीक है, सही है? जी सही सर। है। यार को बोल भी दिया करो। सही है सर। अब मतलब अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लाइक dn y और dtn प्लस, अब जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ, an माइनस वन dn माइनस वन y और dt n माइनस वन, अगर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस ऑर्डर में nth ऑर्डर की, तो तो इसको अब जब फेज वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कहेंगे कि जी ये x1 लिखना लाजमी नहीं होता कि x1 के साथ कोई भी वेरिएबल नाम दे दें, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। लेट x1 इज इक्वल टू y और x2 इज इक्वल टू x1 डेरिवेटिव और x3 इज इक्वल टू x2 डेरिवेटिव, और ये इस तरीके से कंटिन्यू रहेगा
अनटिल अनलेस आप एक्स एन माइनस वन स्टेट वेरिएबल डिफाइन करें और वो डेरिवेटिव होगा एक्स एन स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन माइनस टू। ठीक है, यस सर। तो इस फॉर्म में होगी, फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो इसकी एग्जांपल कोई भी एक ये भी एग्जांपल हो सकती है और इसके अलावा कोई और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं जिसको, लेकिन मैं अब इसको एग्जांपल को नहीं करूँ, जस्ट आपको आइडिया जो था वो एक्सप्लेन करना था। यानी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट वेरिएबल फॉर्म में और फिर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उसकी, तो ये इस तरह बन जाएगा और आउटपुट इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी उसकी। सही है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल इसकी कि इसको, ये जो गिवन एग्जांपल है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इन फेज वेरिएबल फॉर्म फॉर ए ट्रांसफर फंक्शन, जो गिवन ट्रांसफर फंक्शन है इसको फेज वेरिएबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, इस एग्जांपल को मैं करता हूँ। ये ट्रांसफर फंक्शन है जिसको इनपुट जो दी जा रही है वो रेफरेंस इनपुट आर एस है और आउटपुट इसकी है सी एस, कंट्रोल्ड आउटपुट, जो कंट्रोल्ड वेरिएबल जो है। ठीक है, इसको ट्रांसफर फंक्शन को आप फेज वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो पहले नंबर पर देखेंगे ये इनपुट और आउटपुट की रिलेशन है, तो यानी आउटपुट सी एस आवर आर एस इज इक्वल टू 24 आवर एस क्यूब 9 एस स्क्वायर्ड प्लस 26 एस प्लस 24। ये ठीक है? यस सर। जी सर। रोल नंबर 19 किस तरह ठीक है ये? सर नहीं पता। मतलब ठीक है या नहीं, ये आपको यही नहीं पता। ये दूसरों को तो कह रहे हैं, जो कहेगा ना गलत कह रहे हैं ठीक है। ठीक किस तरह हो सकता है ये? रोल नंबर 36 आप बताएं। सर ये ट्रांसफर फंक्शन लिखा है इसका, नहीं, इनपुट गलत और लिख दिया। आउटपुट। वो तो मैंने ब्लॉक के अंदर वाली तो सही लिख दी है, जो राइट साइड लेफ्ट साइड में जो लिखी है वो गलत लिख दी है। रेशो या रिलेशन वो गलत लिखी है ना? नहीं सर। किस तरह सही है? सर इनपुट और आउटपुट के फॉर्म में लिखी है, सही लिखी हुई है। इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में लिखना चाहिए ना, मैंने आउटपुट और इनपुट की फॉर्म में लिखा हुआ है, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। सही लिखा है गलत लिखा है? सॉरी सर, आउटपुट और इनपुट सही लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ गलत लिखा हुआ, आप फिर भी कह रहे हैं सही लिखा है। किस तरह सही है? रोल नंबर 35 आप बताएं। थर्टी फाइव आवाज़ नहीं आ रही मेरी यार, 35 गायब हो गए।
यार ये बड़ा अजीब मसला है। ये जो लोग करते हैं ना, ये बड़ा इनाइंग होता है। जब मैं किसी क्वेश्चन पूछूं वो क्विट करके भाग जाए और फिर आगे एक्सक्यूज़ दे मेरी बिजली बंद होगी या मेरा ये हो गया मसला। रोल नंबर 16 आप बताएं। जी सर। मैं कुछ पूछा है? ठीक है सर। क्या ठीक है? आउटपुट और इनपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन, वो उसके लैप्लास के। नहीं, इनपुट और आउटपुट नहीं होना चाहिए था। यस सर। तो ये गलत नहीं लिखा हुआ, ये आउटपुट और इनपुट लिखा हुआ है। सर वो ऊपर नीचे। सॉरी, सर आप बता दें। मैं तो कह रहा हूँ गलत है और क्या बताऊं। रोल नंबर 2। जीरो टू। जी सर। ठीक है, सर मुझे तो ठीक लग रहा है। लग रहा है क्या मतलब? थर्टी फाइव रोल नंबर आप पहले मेरे ख्याल में किसी वजह से निकल गए थे या फिर वापस आ गए हैं, बताइए। मैं जो पूछा क्वेश्चन, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है गलत लिखी है सही लिखी है? मैं कह रहा हूँ गलत लिखी है। यार आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंची थी। 35, ये नाम क्या है इनका 35 का? अरबाब हसन। समझ नहीं। अरबाब, किसकी समझ नहीं आई? सर आपने पूछा क्या है? तो पहले जो मैं पढ़ा रहा था वो समझ आ गई थी आपको? सर वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। पहले जो आपने डेरिवेटिव का बताया है ना, उसका पता है। डेरिवेटिव में क्या बताया मैंने? सर वो जो आपने ज्यूम की है, x इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू x डैश। ये क्या अज्यूम किया मैंने? यार माइक क्यों बंद कर देते, बोलते रहे आप। माइक क्यों बंद कर देते हैं आप? तो जो आपने स्टेट फंक्शन को ज्यूम की है। स्टेट फंक्शन को ज्यूम किया मैंने? जी सर, वो जो स्टेट इक्वेशन थी। आपकी ना समझ से मुझे एक चीज़ याद आ गई है। वो एक लतीफ़ा है बना हुआ इस तरह कि दो दोस्त होते हैं। मैं आपको एक बात समझा बता दूं, फिर मैं आपकी ये जो आपने मुझे कह रहे हैं पहले समझ आ गई अब समझ नहीं आई। दो दोस्त होते हैं, एक कहता है कि मुझे इंग्लिश जितनी मूवीज़ है ना उनकी समझ आ जाती है, वो जो बोलते हैं मुझे उनकी समझ आती है। और दूसरा कहता है मुझे नहीं पता लगता वो क्या बोल रहे होते हैं और किस तरह क्या उसके अंदर हो रहा था। वो कहता है चलो ठीक है, अब मैं जब भी हम मूवी देखेंगे मैं आपको बता दूंगा कि क्या वो कह रहे हैं और क्या हो रहा है इसमें। वो कोई इकट्ठे चले जाते हैं किसी जगह पे मूवी देखने सिनेमा में, तो जो दूसरा जिसको नहीं पता होता वो कहता है बताओ, साथ साथ बताते जाओ मुझे कि ये क्या कह रहे हैं या क्या हो रहा है। वो कहता है इस तरह नहीं, फिर मुझे भी दरमियान में तुम्हें बताते बताते मेरा ध्यान इधर उधर हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि क्या हो गया। मैं एंड में तुम्हें समझाऊंगा कि क्या इस सारी मूवी में किस जगह पे क्या हुआ था, क्या कह रहे थे वो चुप करके बैठे रहते, कहते चलो ठीक है इस तरह सही। जब सारी मूवी ख़त्म हो जाती है तो वो फिर पूछता है जिसको नहीं समझ आ रही होती कि क्या हुआ है सारी मूवी में, क्या वो कह रहे थे। वो कहता है मुझे समझ सारी आ गई, जितनी पहले वो सारी समझ आ गई, लेकिन जो आखिर में थैंड लिखा है ना इसकी समझ नहीं आई। एंड पे दी एंड आता है ना, वो कहते जो आखिर में थैंड लिखा हुआ था इसकी समझ नहीं आई, बाकी सारी समझ आ गई है। ये जो अरबाब है ये भी मुझे वही बात कह रहे हैं कि मुझे पहली सारी समझ आ गई अब समझ नहीं आई।
अच्छा, मैं पहले के बारे में पूछा तो पता है आपको वो भी नहीं मैं क्या कह रहा था पहले। और मैं स्टेट वेरिएबल स्टेट फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहा था, स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर रहा था और बता रहा था फेज वेरिएबल फॉर्म को। असल में ना आप लोगों का एक बड़ा मुझे इशू ये है। अच्छा, ये रोल नंबर 12 क्या नाम है आपका? आपने हैंड रेज किया हुआ है। अनीक अहमद। अनीक, हाँ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले। सर मैंने कहा आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है, क्विज 1 पीसी में से हुआ था। मैं ठीक लिखा है गलत लिखा है ये तो चले आप मुझे बताएंगे ना, और कितनी शॉर्ट इसे आप बता दें इससे पता लगेगा मुझे। लेकिन जब पता ही नहीं, कंफर्म ही नहीं कि मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, ये आपकी वो स्टेट बता रही है कि आपको लोगों को पहले कंट्रोल सिस्टम के बारे में या जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कितना पता है। तो वो इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप लोग कितने श्योर हैं। इफ फिजिकल होते तो फिर तो डिफरेंट था, मुझे पता लग जाना बाय फेस ही, ना बोलते भी तो। लेकिन यहाँ पर नहीं पता लगता अनटिल अनलेस क्वेश्चन ना पूछूँ आपसे। काइंडली कोशिश करें, अदरवाइज इस दफ़ा मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है, याद रखिएगा मिड टर्म है नेक्स्ट वीक में। किसी एक का क्वेश्चन टैली किया किसी और के साथ, दोनों के मैं 0 नंबर, दोनों क्या पूरी क्लास के 0 करूँगा अगर सिमिलर हुए। चीटिंग ना कीजिएगा। चीटिंग से मुराद ये है कि खुद भी ना किसी की को चीट करें ना किसी को कराएं। नॉर्मली ये होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, उस पर सारे का सारा पेपर शेयर हुआ होता है, वो इमेजेस मेरे पास आ जाते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, अपने नंबरों की जिम्मेदार आप खुद हैं, और जो आप जिस तरह पढ़ रहे हैं इस तरह आप किस तरह उसको पास करेंगे। तो काइंडली थोड़ा सा एफर्ट करें। अच्छा, वापस आते हैं, मैं बाद में पता नहीं, आउटपुट और इनपुट की रिलेशन ही है। जब आप इनपुट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस इधर आ जाएगा और इक्वल टू आउटपुट होता है, यानी जो भी ये ट्रांसफर फंक्शन है ये मल्टीप्लाई होगा इनपुट के साथ तो आउटपुट जनरेट होगी, यानी यहाँ पे आर एस आ जाएगा। इस आर एस को रीअरेंज करके इधर ले जाएं तो सी एस और आर एस इज इक्वल टू दिस। हमेशा आउटपुट और इनपुट की रिलेशन होती है, इनपुट और आउटपुट की रिलेशन नहीं, रेशियो इस तरह नहीं हो सकती। चलें बरल नेक्स्ट स्टेप में आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा एस क्यूब प्लस 9s स्क्वेर्ड प्लस 26s प्लस 24 सी एस इज इक्वल टू 24 आर एस। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। अब यस सर। इसका स्टेट अवे ये देखिए, सी एस मल्टीप्लाई होगा तो सबके साथ सी एस आ जाएगा इन सारी टर्म के साथ। इसका लैपलास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले, अज्यूमिंग इनिशियल जीरो कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, दोबारा बोलिएगा यार, मैं अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक ठाक आपने। अच्छा, तो अब स्ट्रेट अवे आप इसका इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लें, यानी विदाउट एनी अदर एफर्ट। देखेंगे थर्ड एस क्यूब है, दैट मीन्स थर्ड डेरिवेटिव, तो डी क्यूब और सी एस की जगह पर सी आ जाएगा टी, यानी अवर डी टी क्यूब। इनिशियल कंडीशन जीरो है तो साथ कुछ भी नहीं आएगी टर्म, प्लस 9 एस स्क्वेर्ड है तो मीन्स डबल डेरिवेटिव। ठीक है जी। यस सर। 24c इज इक्वल टू 24r। तो ये डिफरेंशियल टर्म इक्वेशन आ जाएगी, सही है? डॉक्टर साहब ने साइन किए हैं। अब इसके बाद इसका
फिर उस तरीके से स्टेट वेरिएबल डिफाइन करें, लेट x1 इज इक्वल टू c, ठीक है, और x2 इज इक्वल टू x1 डेरिवेटिव। आप इसको एक और तरह भी डिफाइन कर सकते थे, मैं जस्ट बाद में अल्टीमेटली यही बना है, इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। या मैं कह देता हूँ x2 इज इक्वल टू c डेरिवेटिव और x3 इज इक्वल टू c डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर मैं इस तरह भी डिफाइन करूँ ना, तो फिर भी अल्टीमेटली वही बनेगा जो मैं आपको पहले बता रहा था कि x2 इज इक्वल टू x1 डेरिवेटिव, x1 क्योंकि c था तो c डेरिवेटिव बेसिकली ये है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि x3 इज इक्वल टू x2 डेरिवेटिव, तो x2 बेसिकली c डेरिवेटिव है और c डेरिवेटिव का फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो c डबल डेरिवेटिव है, वही जो मैं अभी लिख रहा था, पहले लिख के बताया। जी सर। ठीक है, यस सर। तो आपके पास आ जाएगा x2 डेरिवेटिव। अब इनको मैं अगर स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूं, मतलब राइट साइड से फ्लिप कर दूं लेफ्ट साइड पे, x1 डेरिवेटिव इज इक्वल टू x2, तो ये एक स्टेट इक्वेशन है। इसी तरह x2 डेरिवेटिव इज इक्वल टू x3, और ये एक सेकंड स्टेट इक्वेशन है, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल है तो 3 स्टेट वेरिएबल्स और 3 स्टेट इक्वेशंस आनी है इसकी। अब आप इन डेफिनेशंस को जो आपने डिफाइन किया वेरिएबल, इनको रिप्लेस करें ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो आगे पास आ जाएगा x3 डेरिवेटिव, क्योंकि x3 डेरिवेटिव c डबल डेरिवेटिव है तो x3 की जगह पे आ जाएगा, यानी डबल ट्रिपल डेरिवेटिव c की जगह पे आ जाएगा x3 डेरिवेटिव प्लस 9 x3 डबल डेरिवेटिव c की जगह पे x3 आ जाएगा प्लस 26 x2। सर सी से रखना ज्यादा समझना आसान नहीं है आपको करना, जो पहले मैं लिखा जिस था, तरह। पहले लिखा जी था सर। वो सर पहले अल्टीमेटली आपने लिख स्टेट लीजिए। इक्वेशन बनानी है। चलो मैं उस तरह भी कर देता हूँ, मैं उस तरह भी लिख के सामने कर देता हूँ। वो x2 इज इक्वल टू सी डबल डेरिवेटिव और x3 इज इक्वल टू सी, नहीं सी डबल डेरिवेटिव नहीं, सी डेरिवेटिव, सी डेरिवेटिव और x3 इज इक्वल टू सी डबल डेरिवेटिव, यानी आपने ये वेरिएबल डिफाइन किए हैं पहले, फिर इन्हीं से आप इन्हीं को रिलेट करें। देखिए x1 जो है वो x2 के इक्विवेलेंट किस तरह हो सकता है कि आप x1 का डेरिवेटिव ले लें फिर वो x2 के इक्विवेलेंट हो सकता है। जी सर। उससे ये एक्सट्रैक्ट हुआ है। इसी तरह x2 और x3 इक्विवेलेंट किस तरह हो सकते हैं, जब आप x2 का डेरिवेटिव ले लें वो x3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, और वो ये आता है। ऐसे ठीक हो। ठीक है, अब फिर उसके बाद अब वो नेक्स्ट में न्यूमरेटर यहाँ पे आ जाए कि x ट्रिपल डेरिवेटिव सी है, उसकी जगह पे x3 डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, डबल और सिंगल लादा करके सर, यानी इसको इस तरह लिखे ना कि ये डी ओवर डेरिवेटिव, डी समझ लग गई सर। हाँ जी, डबल डेरिवेटिव करके फिर उसका x3 का डेरिवेटिव बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह ये डबल डेरिवेटिव है तो ये x3 के इक्विवेलेंट है 9x3 के, और ये सिंगल डेरिवेटिव है तो ये x2 के इक्विवेलेंट है। यस सर। सर सिर्फ पहली डेरिवेटिव की लिखी है, उसके बाद सिंपल लिखी जमा है। हाँ जी, 24x। ये ज़हन में रखिएगा स्टेट इक्वेशन में। सिर्फ मैं यही बात आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई दोनों में कि स्टेट इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक दफ़ा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ सकता है, एक दफ़ा। जी ठीक है। ठीक है, तो इसलिए वो हम उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। सर ये दरवाज़ा बंद कीजिए, देखिए तो वो आ गया है क्वाड काप्टर। और 26x2 के बाद 24x1 आ जाएगा, जी सर। इज इक्वल टू 24r।
ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर लें एक्स, क्योंकि स्टेट इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है तो x3 डेरिवेटिव को इधर होल्ड करें लेफ्ट साइड पे और बाकी टर्म्स को उधर ले जाएं। तो 9, अगर मैं इसको असेंडिंग आर्डर में भी लिख दूं, मींस के असेंडिंग आर्डर मींस x के सबस्क्रिप्ट के असेंडिंग आर्डर में, तो -24 x1 -26 x2 -9 x3 +24। जी तो ये थर्ड स्टेट इक्वेशन है। अब स्टेट इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ठीक है, वो है सर 24 के साथ आर नहीं आता। और आता है, सॉरी आता है। जो गलती आप मुझे खुद बताते हैं वो तो ठीक है, जो मैं कहूँ गलती वो भी देखा करें उसको। और लाजमी नहीं मैं हर दफ़ा गलती करूँ, मैं हर दफ़ा सही भी कह के गलत कह सकता हूँ, गलत करके भी सही कह सकता हूँ। तो वो जस्ट आपको असेस करने के लिए आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जी सर, मर्जी है आपकी। मेरी मर्जी है, आपकी भी मर्जी है ना कि आप पढ़ेंगे ना पढ़ें। मेरा मकसद तो साथ मिलाना ना आपको कि आप मेरे, जब मैं इतना बोल के आपके जी साथ सर बिल्कुल। कर रहा हूँ तो फिर आपको भी तो फर्ज बनता है ना कि आप मेरी बात सुने और समझे भी। जी अगर सर। नहीं यस समझ सर। आई तो पूछें ताकि मैं समझा के जाऊँ। सर वो पिछले लेक्चर रिकॉर्डिंग देखनी है, उसमें से भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आपसे। बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। ये जनरल फॉर्म पहले मैं लिख दूँ उसकी ax + bu, और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा x1 डेरिवेटिव, x2 डेरिवेटिव, x3 डेरिवेटिव। उसको गाड़ी में चल रहा है, इसको लेके लेना तो सारा में मार्क्स में एवरी टाइम है टास्क। यू की जगह पे आर इनपुट है तो आर आ जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखें कि x1 वेरिएबल, x1 डेरिवेटिव की जो स्टेट इक्वेशन है, इसमें x1 का कोएफिशिएंट 0 है, 0 x2 का बिल्कुल। कोएफिशिएंट 1 है और x3 भी 0। 0 x2 जी सर। डेरिवेटिव में ये दोनों 0 हैं, ये 1 है, जी x3 सिर्फ 1 है। -24 हाँ, x3 की जो इक्वेशन है इसमें -24 -26 26 और -9 -9। -9 आवाज आ रही है ना? जी सर। जी तो अब देखिए, पहली स्टेट इक्वेशन में भी इनपुट नहीं है, दूसरी स्टेट इक्वेशन में भी इनपुट नहीं है, तीसरी और में थर्ड है स्टेट इक्वेशन में 24। इनपुट है। हाँ जी, तो इनके क्वेश्चन 0 0 आ जाएंगे जी सर। और यहाँ पे 20। ये इसकी मैट्रिक्स सर, रिप्रेजेंटेशन है x2 वाली स्टेट इक्वेशन दिखाइएगा। x2 वाली, ये जो मैंने क्लोज किया स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर, जी सर, ठीक। ठीक है। जी तो बस ये इसी तरह आगे इसको आप स्टेट, मैं अब मैट्रिक्स नहीं बार बार करूंगा क्योंकि आपको ये समझ आ गई है कि किस तरह रिप्रेजेंट करना है। जी लेकिन सर। फेज, वेरिएबल फॉर्म और दूसरे नंबर पे किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को किस तरह आप स्टेट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करते हैं वो बताया है बेसिकली आपको, ठीक है। जी अब सर। मैं नोट पैड से वापस स्लाइड्स पे जाता हूँ। नेक्स्ट है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन को तो आपने कर लिया था, और ट्रांसफर फंक्शन अभी जो हमने कंसिडर किया है इसमें न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल नहीं थी, ठीक है। जी सर। 24 कांस्टेंट था ना, पॉलिनोमियल नहीं थी, और इजी था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उसको। लेकिन अगर पॉलिनोमियल हो उसके स्टेट ट्रांसफर फंक्शन में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स है। उसका आसान एक मेथड ये है कि आप डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लें इस तरह, और न्यूमरेटर को इस तरह सेपरेट कर लें, हैं तो ये फिर भी मल्टीप्लिकेशन ही ना। ठीक है, यानी
इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके लिख, अगर दो ब्लॉक्स के स्केडेड ब्लॉक्स में लिख दूँ तो दोनों ब्लॉक के प्रोडक्ट हो जाएंगे और यही बनेगा अल्टीमेटली। जी सर। तो इसको उसी तरीके से आप कन्वर्ट करें जिस तरह अभी किया है। और और ये दरमियान में सिंपल सर क्या है? ये X1 इंटरनल वेरिएबल है। इंटरनल वेरिएबल जो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट कर रहा है इंटरनल वेरिएबल है। ये स्टेट वेरिएबल नहीं होंगे, ठीक है। और ये भी सर अर्थात साथ मल्टीप्लाई में आएंगे इनपुट आउटपुट में? नहीं, अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे ना तो आप x1 ओवर r लिखेंगे जी, और ये और ट्रांसफर CS फंक्शन ओवर है। X1। हाँ जी, इसी तरह cs और x1 आएगा और फिर ये आ जाएगा। ठीक। और फिर इसको उसी तरीके से कन्वर्ट करना जो अभी मैंने किया है और इसको भी उस तरह ही करना है। ये आप करके देख लीजिएगा। एग्जाम्पल मसला कोई नहीं, बस इसको स्प्लिट करके दो पार्ट में करना पड़ेगा आपको बस। बाकी वही प्रोसीजर है जो अभी आपको मैंने करके बताया। सही है। ये जितनी प्रैक्टिस जी सर। करेंगे उतना आपको ग्रिप ज़्यादा होगी इस पर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, पहले तो हमने ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट वेरिएबल में स्टेट स्पेस में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट है स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन। हमें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन अगर है और हम उसको वापस ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह करेंगे, ठीक है। और इसकी रिक्वायर्ड होता है ये ट्रांसफर फंक्शन में टू स्टेट स्पेस या स्टेट स्पेस टू ट्रांसफर फंक्शन। जब आप कंट्रोल डिज़ाइन करेंगे वहाँ पर जाकर आपको इसकी इसेंस और कितना इंपॉर्टेंट है वो पता लगेगा। अब ये स्टेट इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन है और ये आउटपुट इक्वेशन है, ठीक है। इसे हम ड्राइव करते हैं एक फार्मूला, मैं उसको नोट पैड पे करता हूँ। स्टेट इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होती है वो आती है एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, और आउटपुट इक्वेशन जो है वो है वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब ये करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लें इन दोनों इक्वेशंस का। इसका लैपलास लेंगे तो एस एक्स एस आ जाएगा, assuming initial conditions are 0, AXS plus BUS। ठीक है। इस तरह इसका लेंगे YS प्लस सॉरी इज इक्वल टू CXS प्लस DUS। इसकी समझ आई है कि नहीं आई? मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। तो मैं पूछ रहा हूँ कुछ, ये जो आज एक मौजूद आया हुआ है कि 188131222-0003, ये रोल नंबर नाम क्या है इनका? मुझे नाम बताएं। मोहम्मद शोएब। शुएब नाम है इसका? जी सर। 03। जी शुएब आपने बड़े जी सर। एक तो ज्वाइन किया है कि बड़े लेट टाइम पे, और दूसरे नंबर पे आप लोग वैसे ही पढ़ने के आती नहीं है। मैं कभी नहीं देखा आपको क्लास पढ़ते हुए। अब मेरी आवाज़ नहीं इनको जाएगी, पता नहीं क्या मसला इनको। पता नहीं, शायद यही दोनों थे रजिस्ट्रेशन कराने आए अपनी सब्जेक्ट की, और आए थे कोई काफ़ी लेट जब सारा कुछ ख़त्म हो चुका था। ये मेरे यहाँ हर काम में इस तरीके से ही है। आवाज़ नहीं आ रही और चला गया, चलो शुक्र है। मैं क्वेश्चन पूछा भाग गया फिर। अच्छा
ये उनका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो ये बन जाता है। अब सर ये जरा दोबारा बताइएगा देखिए एक्स डेरिवेटिव को लेप्लास लेंगे तो एस एक्स आ जाएगा ना, एस इंटू एक्स एस, ए मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगा, इसका कैपिटल में लिख देंगे एक्स एस, बी एज इट इज आ जाएगा, यू एस आ जाएगा, और वाई एस आ जाएगा, सी एक्स एस आ जाएगा, और डी यू एस आ जाएगा। सिर्फ डेरिवेटिव की जगह पे एस इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब अगर लेट्स सपोज इसको मैं नेम दे दूँ, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो सब्स्टिट्यूट करें पहले नंबर पे तो 1 को आप रीअरेंज कर लें कि 1 में देखिए इक्वेशन 1 में ये भी x है और ये भी x है, इनको कंबाइन कर लें। पहले तो उधर ले जाए इसको कि s माइनस a एक्स एस इज इक्वल टू बी यू एस। अब एक्स एस कॉमन लेंगे, ये मैट्रिक्स है, ये याद रखिएगा। मैट्रिक्स में जब आप कॉमन लेंगे तो ये मैट्रिक्स निकल रहेगा इधर, सॉरी एक्स एस कॉमन आ जाएगा, एस माइनस ए नहीं आएगा, एस की जगह एस में से आपने एक्स निकाल लिया ना, जी सर, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि जब आप कॉमन ले लेते हैं और ये सिर्फ मल्टीप्लाई कांस्ट एक कम समझ लें कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। सर ये अगर ना पे लिखे तो ठीक है। नहीं मैट्रिक्स के अंदर ये नहीं सही, मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर ठीक नहीं। आपने एक मैट्रिक्स में से कॉमन लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, माइनस ए एक्स नहीं, यहाँ पे एक सर यहाँ पे ये मैट्रिक्स रह रहा है, ये कांस्टेंट आ रहा था ना, ए के साथ आइडेंटिटी इस सूरत में आएगा कि जब वो कांस्टेंट रह रहा हो, मैट्रिक्स ना रह रहा हो, तो उसको हमने इस कांस्टेंट को मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है सर। बी यू फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमारे पास अगर x को इधर होल्ड करें और इस टर्म को उधर ले जाएं तो एक्स एस आ जाएगा आपके पास एस आई माइनस ए इनवर्स जी क्या अस्सलामुअलैकुम सर। नहीं सर, अभी तो डॉक्टर साहब के पास कोई आया गेस्ट आया हुआ, वो फारिग हो। हाँ मैं बस फारिग हो गई, क्लास पढ़ा रहे हैं, जाकर बात करते हैं। जी फिक्र मतलब उस हाँ नहीं वो फिक्र ना करो, हाँ मैं अपने तौर से रिपोर्ट तो करना। हाँ जी हाँ जी ओके। तो अगर आप इस टर्म को यानी इधर लेके जाएंगे तो इन्वर्स टर्म आ जाएगी मैट्रिक्स के अंदर। हम अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखें तो उसको इस तरह लिख सकते हैं, इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ दिस, ठीक है। और साथ ये बी यू एस। अब ये x की जो आई, इसको हम कह अस्यूम कि इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 3 में से x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 2 के अंदर, ये जो एक्सेस है, ठीक है जी सर। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन 2, तो वाई एस आपके पास आ जाएगा, वाई एस इज इक्वल टू ये था सी एक्स एस, तो सी का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और साथ ये वाली टर्म सारी आ जाएगी। जी सर। एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू एस
और प्लस डी यू आ जाएगा। अब यहाँ पे भी u है, यहाँ पे भी u है, इसमें से u कॉमन ले लें तो ये वाई एस आ जाएगा आपके पास, और ये c अब इसके साथ लिख देता हूँ, c एस आई माइनस ए इनवर्स b सॉरी प्लस डी यू एस। जी सर। और ये जो है ना आउटपुट और ये है इनपुट, इसी तरह ये ना वाई एस आउटपुट है और यू एस इनपुट है। मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर भी मैंने आपको ये वाई आउटपुट है और ये यू इनपुट थी, इसी तरह ये है ना, और यहाँ पे भी वाई आउटपुट है और यू इनपुट है। अगर इसको आपने कन्वर्ट करना हो ट्रांसफर फंक्शन में तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि वाई एस इज इक्वल टू वाई एस अवर यू एस यानी आउटपुट अवर इनपुट इज इक्वल टू सी, बल्कि अब इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सी एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। ठीक है, यस सर। अब ये ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, इसको अगर आपने मैट्रिक्स स्टेट स्पेस को ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करना है ना, यही अभी ऑब्जेक्टिव था कि आप कन्वर्ट करें इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को ट्रांसफर फंक्शन में। तो आप यूजिंग दिस फार्मूला कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांसफर फंक्शन में, और इस जो रिप्रेजेंटेशन आ रही है सी एस आई माइनस ए इनवर्स प्लस इंटू बी प्लस डी यू, इसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स है, क्योंकि ये ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये टर्म जो है इसको हम कह देते हैं कि ये ट्रांसफर फंक्शन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसको मैं जी सर। एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट फार्मूला ड्राइव करना था, बाकी अब इसी फार्मूला को आप स्ट्रेट अवे यूज करेंगे। एग्जांपल है कि किसी डिटरमिन टी एस यानी ट्रांसफर फंक्शन यू एस अवर सॉरी वाई एस अवर यू एस, और इसको हम क्या ये भी कहते हैं टोटल ट्रांसफर फंक्शन टी एस भी। जी सर। तो ये डिटरमिन करना है, और जो आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन गिवन है वो ये है, एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 1 0 0 0 1 -1 -2 -3 x प्लस 10 0 0 u, और ये स्टेट इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन है, और आउटपुट जो इक्वेशन है वो है 1 0 0 x। ठीक है, ये क्वेश्चन है और आपने इससे ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करना है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है आपके सिस्टम में, इससे आपने ट्रांसफर फंक्शन डिटरमिन करना है। अब वो सर फार्मूला, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज नहीं सही आ रही मेरी?
नो सर, पता क्लियर आ नहीं रही सर, है। मुझे नहीं आ रही है। सर हमें तो ठीक आ रही। शायद वो आपकी साइड पे नेट का इशू हो। अगर सबको आ रही हो तो मेरी मेरी तरफ से ठीक। जी सर ठीक है सर। हाँ जी। अब देखें वो फार्मूला जो ट्रांसफर फंक्शन कन्वर्जन के लिए वो है कि y(s) our us is equal to c s I minus a inverse b plus d, यही है ना फार्मूला। अब इसमें देखें जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसमें मैं अब ये जो लिखा हुआ है ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है और ये सी लिखा हुआ है और इसमें डी 0 है। ठीक है, यस सर। ये बात समझ आ रही है वाली जो मैं अभी कही है? क्योंकि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू और आउटपुट होती है y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। अब इनको रिलेट कर लें गिवन इंफॉर्मेशन से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार? मैं कुछ लोगों से पूछूं। जी सर जी समझ सर, आ आ रही। 35 अरबाब, थर्टी सिक्स, जी सर, जी सर 35। समझ आ गई है? सर आवाज जी सर क्या है? जी 36 आपको? जी सर समझ आ गई। सर वो मैट्रिक्स पुट कर लेंगे उसकी जगह। हाँ जी, बस अब यही करना है आपने। अब सबसे पहले तो ये टर्म डिटर्मिन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथी लग रहा है काम, कि आपने सबसे पहले यस सर। एस आई माइनस ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ये वाला कर लें एस इंटू आई, एस क्योंकि ए के 10 साइज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ए 3/3 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 का आएगा। माइनस जितना ए, ए पे माइनस करना है इसलिए हाँ जी, नहीं जो साइज ए का होगा उसी साइज का सेम आइडेंटिटी साइज मैट्रिक्स आएगा। सेम ऑर्डर की माइनस। ठीक हाँ जी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तब हो पाएगा वरना सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। सेम ऑर्डर ठीक है सर। हाँ जी, ए की वैल्यूज है 0 1 0 0 0 1 -1 -2 -3। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके हम कर लें तो मैं वो कुछ चीज़ें क्विक करूँगा कि आप ये सर पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसको। वो करेंगे, आप करेंगे, मैं तो आंसर लिखने लगूंगा, बाकी आप कर लेंगे। ये एस 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 इस तरह आ जाएगा ना, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। ठीक है ठीक है। तो 0 यार कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मुझे, कि मैं नहीं वो ठीक है करूँगा सर। कि 0 जो एस -1 -1 -2 -3 एस प्लस हो जाएगा। ठीक है अब इसका इन्वर्स ले ले। इन्वर्स लेना आता है? सर वो तो बड़ा लंबा। वो करना तो है ना। एस इनवर्स, ये इसका इन्वर्स होता है एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, यानी इसी का एडजॉइंट जी लें, सर। और फिर एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस। आई माइनस है। अब ये थोड़ा आप कर लीजिएगा। मैं एडजॉइंट किस तरह लेते हैं? सर एडजेंट A11 A22 हर एक को लैदा करके फिर पुट करना फिर आना। वो 2/2 का तो डायरेक्ट आ जाता था ना। हाँ जी, ये 3/3 का इसका पहले अलग आप, पहले हाँ जी, पहले आप -1 ये जो एलिमेंट से सेलेक्ट करेंगे तो ये रो, सॉरी ये कॉलम और ये रो स्किप करके जी ये सर। मैट्रिक्स और ये तो फिर उस डिटरमिनेंट है ना।
असल ये डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट में आपने, हाँ जी, एडजॉइंट में आपने अलग-अलग -1 करके ऊपर जो से नंबर हाँ जी होगा बिल्कुल रो कॉलम बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये इतनी जल्दी साल, ये आप एडजॉइंट खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है सर। क्योंकि वो को फैक्टर लेने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनको यस सर, वो उस तरीके से अलग-अलग साल को होगा। फैक्टर हाँ करने पड़ेंगे। वो थोड़ा लेंथी हो रहा है, मैं वो देख रहा हूँ कि वो तो फिर करने लग गया तो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। यानी आपको 3-4 करना आता है, मिनट मेथड इसका आता है, अगर ये वाला करना, बस आप इसके अंदर जी सर। कर लेंगे। जब ये कर लेंगे तो आगे बस एक आंसर आ जाएगा इस टर्म का। इस टर्म के आंसर को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, सी बी से मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस डी ठीक कर देंगे। डी इसमें सही होगा। एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहले सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बस वो आंसर आ जाएगा अल्टीमेटली आपके पास। डी सर तो 0-0 ले लेंगे मैट्रिक्स। डी है ही, मैट्रिक्स एग्जिस्ट ले ही नहीं लेंगे। करता, एग्जिस्ट नहीं करता, आपने ऐड करने की जरूरत ही नहीं है जीरो को ऐड करने की। ठीक है सर। तो इसका रिमेनिंग पार्ट ट्राई खुद कर लिए, प्रैक्टिस करने वाली बात है, अदरवाइज और उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। 12 रोल नंबर को तो समझ शायद आएगी हो। ये रोल नंबर मैं आगे देख रहा था 21, आपसे नहीं मैंने क्वेश्चन पूछा। जी सर। 21 यस सर 21 बोलें। यस सर। समझ आ गई आपको? यस सर आ गई। चलिए ठीक है। ये था स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, उसके रेलिवेंट जितने भी टॉपिक थे ये इसमें कवर हो गए। अब मैं ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब नेक्स्ट जो है ना चैप्टर, वो है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ। सर मिड तक होगा? मिड टर्म जहाँ तक पढ़ा दूंगा उधर तक होगा मिड टर्म। जी ठीक है। और ये नहीं होता कि जो मैं मिड में पढ़ा दूँ या मिड टर्म में हो जाए वो फिर बाद में नहीं होगा। यानी वो एक सारे का सारा कोर्स रहेगा, एंड टर्म में भी और मिड टर्म में भी, जितना पढ़ा होगा उसी वहाँ तक। लेकिन ये जो अगला टॉपिक है ना, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। अगला चैप्टर जो है वो, चलिए थोड़ा सा चलिए फिर मीट के बाद ही ना शुरू कर लें, अभी इतना हम कवर कर लेते हैं। इसका थोड़ा टाइम है, तो अभी तो आधा घंटा है मेरे पास। 17 मिनट्स है सर। 1:15 नहीं ख़त्म होनी क्लास? अगर एग्जैक्ट टाइम करेंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम करेंगे तो 1:15 ख़त्म होनी है। अभी 48 मिनट हुए हैं, तो यानी तकरीबन 28 मिनट है। कोई 27 लेक्चर दे 28। दें उतनी देर तक सर, उतनी देर कोई लेक्चर दे दें। रमजान ये के जो बाद आप में। अभी भी तो लेक्चर ही दे रहे स्टेटस हैं। लगाते हैं, ये आप खुद लिखते हैं? कुछ शेयर कहीं से पढ़ता हूँ तो वो शेयर कर देता हूँ। वो हर एक के पास नहीं जाते, वो जिनके कांटेक्ट सेव हो गए हैं, मैसेज आते हैं तो वो बाज के सेव कर लेता हूँ बस। वो सर ये एक सीनियर है, वो पहले स्टेटस लगाता है फिर आपके नीचे नाम लिखते हैं। वो पहले करता था, मैं उसको मना किया था। वो देखिए कुछ मैं पढ़ के करता हूँ, कुछ अपने कुछ खुद भी लिखता हूँ, वो सारे नहीं लिखे। मैंने कहा शायद डेडिकेट करता है आप। नहीं नहीं सर बड़ा इंटरेस्ट है हमें भी शायरी का, हमारा भी कांटेक्ट सेव कर लें। शायरी मैंने नहीं कभी की। शायरी आपको नहीं पता, शायरी कहाँ लिखता हूँ? सर आप ग्रुप में भी शेयर कर सर दिया आपके करें। फेवरेट
फेवरेट शायर कौन से हैं? शायर मैं वैसे मैं बता रहा हूँ, शायर कभी नहीं शायरी नहीं पढ़ी, लेकिन डेफिनेटली जो शायरी है अगर बेहतर, पता क्या इसमें ना थोड़ी सी एक बात चले, बाय द वे बात हो ही गई है, मुझे आपने उसी तरफ ले गए। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग बंद करूँ। थैंक यू सर।